नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को बीएसईबी स्टेट पेपर 1 और 2 की टेस्ट सीरीज आज से प्रारंभ है और बीएसईबी स्टेट पेपर 2 की सीरीज में आज आप लोग का प्रारंभ करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री आज से प्रारंभ है आप लोग का। और आप लोग को जानकारी बता दूं, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट वह चैनल है जो पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कराता रहा है हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो बीएसईबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री कंप्लीट तैयारी आज आप लोग की होगी, आज से प्रारंभ होगी। एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, बिहार स्टेट पेपर 1 और 2 में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से, 100% लोग यहां पर सफल हुए हैं। स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 में सिलेक्ट होने वाले, स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा पास करने वालों की संख्या 100% रही है, वो भी इस चैनल पर। मतलब कोई लड़का या लड़की, कोई छात्र या छात्रा नहीं मिल सकता है जो ये कहे कि वह हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को फॉलो किया, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को मटेरियल को देखा और वह असफल रह गया। 100% बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। सारे लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे। हर लेक्चर वीडियो का मैं नोट्स दूंगा और मैं आप लोग को 2500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में दूंगा, अब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। हिस्ट्री की पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात कर रहा हूं मैं। विश्व इतिहास भी आप लोग को दूंगा, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के सभी टेस्ट सीरीज और लेक्चर्स वीडियो और उसके नोट्स आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारे द्वारा जो नोट्स रहेगा वह बहुत ही बेहतरीन रहेगा, जबरदस्त रहेगा। अगर हमारे नोट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 आप क्वालिफाई करेंगे, 100% मैं बोल रहा हूं। ठीक है, बेहतरीन आप लोग को जानकारी मिलेगी, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। हमारा जो नोट्स होता है, देखिए यह जैसे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, 4 ऑप्शन और जबरदस्त तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा, फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और ऐसी क्वेश्चन की संख्या लगभग 2500 से 3000 होगी। 2500 से 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज में दे रहा हूं जो हमारे कोर्स की जान है। इसका इतना ही नहीं, यह तो आप लोग को टेस्ट सीरीज तो आप लोग को जो मिलेगी ही, इसके अलावा मैं लेक्चर्स वीडियो भी दूंगा और उसकी भी टेस्ट सीरीज और वीडियो भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। मैं पूरे दावे और यकीन के साथ कर सकता हूं कि अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए जो नोट्स है, जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है, जो नोट्स है, वह सब चार्जेबल है और जो भी कोर्स है वह ज्यादातर उसमें चार्जेबल है। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए, हमारे कोर्स की फीस केवल 999 रुपया रखी गई है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी शो हो रहा है और यह भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको कोर्स ज्वाइन करा दिया जाएगा। सिर्फ 999 रुपए का कोर्स है। और मैं फिर बोल दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट जैसा चैनल जो पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री की धांकड़ तैयारी कराता हो, 100% सिलेक्शन की बात करता हो, 100% पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई, हाँ यह तो क्वालिफाई पेपर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो 100% आप एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करेंगे, इसकी मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूं। अगर आप हमारे मटेरियल को देख लिए, अगर हमारे मटेरियल को फॉलो कर लिए तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ज्यादा बात करने नहीं आता है, आज पहली क्लास है इसलिए मैं इतना बोल दिया हूं। ठीक है, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सारे पीडीएफ को ले सकते हैं, सारे मटेरियल को ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं मित्र, नए उमंग नए उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं। आइए, यह पहला लेक्चर्स, पहला टेस्ट सीरीज है, बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप लोग के सामने। प्रश्न यह है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। आप लोग की जानकारी बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है उसके विषय में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जो भी इतिहासकार है, पुरातत्ववेत्ता है, पुरातत्वविद है, वो अपने अपने अनुसार, अपने अपने सर्वेक्षण के अनुसार, अपने अपने अन्वेषण के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की मान्यता प्राप्त तिथि निर्धारित करते हैं, अवधि काल क्या रही है। तो कुछ लोग 2800 से 2000 की बीसी मानते हैं, कुछ लोग 2500 से 1750 बीसी मानते हैं, कुछ लोग 3500 बीसी से 1800 बीसी हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल मानते हैं। तो जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो आपको बता दूं, 2350 से लेकर 1750, यह तिथि जरूर ध्यान रखिएगा। 2350 से लेकर 1750 यह आपका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त तिथि है कि हड़प्पा सभ्यता इस समय पीरियड तक अपने उद्भव काल में था। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे जो नजदीकी ऑप्शन है वह 2500 से 23, हालांकि यहाँ 2350 रहना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन जो है नजदीकी है, विकल्प बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए,
रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। हालांकि 2500 बीसी है, अगर 2500 बीसी है तभी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 2350 बीसी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यह देखिए अब इसमें क्या मिल चुका है, इसमें आप जानते हैं कि यह जो 2350 से 1750 जो तिथि निर्धारित की गई है हड़प्पा सभ्यता की, यह किस विश्लेषण पद्धति द्वारा निर्धारित की गई है, तो कार्बन C14, ये जो कार्बन C14 पद्धति है, इससे जैसे कोई भी अगर जैसे मान लीजिए कोई पुराना लोटा है, ठीक है, और वह कितना साल पुराना है, कितना हजार साल पुराना है, अगर उसको जानकारी करना हो, कोई पात्र है पुराना धातु का, तो यह कार्बन C14 पद जो है यह विश्लेषण पद्धति है जो किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, किसी भी चीज का वो कितना पुराना है इससे इसका अन्वेषण किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि निर्धारित की गई है वो कार्बन C14 पद्धति द्वारा निर्धारित की गई है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया है? सिंधु सभ्यता की खोज के जनक जो हैं वह राय बहादुर दयाराम साहनी है। देखिए दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कराया था। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में पहला ऐसा स्थल था जिसका अन्वेषण हुआ था, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। उस समय पुरातत्व विभाग के हेड थे सर जॉन मार्शल। दयाराम साहनी ने जो कार्य किया उससे अंग्रेज सरकार काफी प्रभावित हुई और इनको एक उपाधि दी थी राय बहादुर। देखिए राय बहादुर इनका उपाधि मिला था। यह प्रश्न उठ सकता है कि दयाराम साहनी को कौन सी उपाधि अंग्रेजों ने दिया था, तो राय बहादुर की उपाधि दिया था। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक, अब देखिए सिंधु सभ्यता, देखिए इतिहास के 3 खंड हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो देखिए सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा काश युग में रखा जा सकता है। तो इसे कैसे युग में रखा जाता है? प्रागैतिहासिक या काश युग में। प्रागैतिहासिक की अपेक्षा इसे आद्य ऐतिहासिक काल भी माना जा सकता है। आद्य ऐतिहासिक काल ही मानिए, प्रागैतिहासिक मत मानिए, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल की जो परिभाषा होती है यह होती है कि आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन जब पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं और लिखित साक्ष्य भी मिल रहे हैं लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया हो, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, जो शिलापट्ट मिले हैं, उस पर बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया। जिस दिन पढ़ा जाएगा बहुत बड़ा बड़ा रहस्य उद्घाटित होगा। तो ठीक है, तो जहां पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जाता है, तो ऐसे कालखंड को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखी जाती है, जिसे काश युग भी कहा जाता है। इस सभ्यता के निवासी क्या है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी है वो क्या है? द्रविड़ भूमध्यसागरी। यह जो क्वेश्चन है ना स्टेट में आया था, 100% आया था ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें आपका सिंधु घाटी, उसमें कई, देखिए उस स्टेट में कई सारे ऑप्शन आ गए थे। द्रविड़ आ गया था, भूमध्यसागरी आया था, प्रोटो-आर्कियाइड आ गया था, मंगोलाइड आ गया था, ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन आए थे। लेकिन देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कि अगर पूछा जाए निवासी कौन है तो द्रविड़ और भूमध्यसागरी हैं, जिसमें सबसे सटीक उत्तर जो है भूमध्यसागरी ही माना जाता है। लेकिन द्रविड़ और भूमध्यसागरी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन में आपको कितना फैक्ट मैं दिया हूं। एक क्वेश्चन का जो हमारे प्रश्न की, जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके जो प्रश्न है और उसका जो विश्लेषण है वही टेस्ट सीरीज की जान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर भी आप लोग को एमसीक्यू कराता हूं, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी, चीन की सभ्यता की, ग्रीक की सभ्यता थी। तो किसकी सभ्यता की समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता? तो चीन की सभ्यता की समकालीन नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था ना वो बहुत बड़ा था, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर यह सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है, अभी तक के अन्वेषण के अनुसार। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब क्या है? बहुत छोटी थी, बहुत छोटे क्षेत्रफल में फैली हुई थी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से ज्यादा विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरिया मतलब मेसोपोटामिया में सैंडोस जैसी सभ्यता के बर्तन मिले हैं। अब देखिए मेसोपोटामिया में क्या मिला है? सैंडोस सभ्यता जैसे बर्तन मिले हैं मेसोपोटामिया में, ठीक है। मोहरें मिली हैं, चूल्हे आदि मिले हुए हैं। मतलब मेसोपोटामिया में बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी। बर्तन मिले हैं, मोहर मिले हैं, चूल्हे मिले हैं, ठीक है। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन, सैंडोस आभूषणों और श्रृंगार प्रसाधनों जैसे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यापार होता था, सांस्कृतिक आदान प्रदान था, तभी तो ऐसे मिलते थे। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान ही थे, ठीक है।
तो इन सभ्यताओं के साथ क्या था, आवागमन होता था, व्यापार आदि होता था। प्रश्न 3 देखिएगा, प्रश्न 3 जो है बहुत टिपिकल है, अच्छे से समझ लीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो इसमें केवल जो चौथा ऑप्शन है, देखिए जैसे मतलब पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में तो विस्तृत नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता, उड़ीसा में भी नहीं थी। अब ये राजस्थान, बिहार, बंगाल या उड़ीसा, तो उड़ीसा और बंगाल में नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में तो थी, पंजाब, दिल्ली ये सब थी, लेकिन उससे भी अच्छा सटीक उत्तर यह आपका ये हो गया, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु बलूचिस्तान, ठीक है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। तो मतलब इन सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हुए हैं। व्याख्या देखिएगा मित्र, सिंधु घाटी की, देखिए सिंधु घाटी के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल क्या है? हम एक मैप के द्वारा हम आपको बताते हैं कि उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, विस्तार था। पूर्व में सुतकांगेडोर से लेकर और उत्तर में पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेकर और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो इतने बड़े क्षेत्रफल पर विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, और पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ के पास है। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा में है, जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद है। दायमाबाद कहाँ है? अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में है। तो यह आप लोग देख सकते हैं, यह जो चारों स्थल हैं, ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जो स्थल हैं वह किस नदी के किनारे हैं, वह कौन से स्थल हैं, किस जिला में है, यह भी मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो अगर यह इसका मैप अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कहां कहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी जाता है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे नगर थे, लेकिन 6 बड़े नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, 6 बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के हजारों स्थल खोजे गए हैं, और सबसे ज्यादा स्थल अगर सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए हैं तो गुजरात में खोजे गए हैं। बहुत ही टिपिकल है, बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन से हैं? लोथल और सुरकोटदा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है? बंदरगाह है, और ये दोनों कहाँ हैं? गुजरात में हैं। जूते हुए खेत, देखिए जूते हुए खेत कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नक्काशीदार ईंट, नक्काशीदार भी कहा जाता है, अलंकृत ईंट भी कहा जाता है, मतलब उस ईंटों पर जिसमें नक्काशी की गई हो, अलंकरण किया गया हो, ठीक है। ऐसे ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। देखिए कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, डिजाइनदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। गोल ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गोल वृत्ताकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चरहुदड़ों से मिले हैं। आगे बताऊंगा, ध्यान में रखिएगा। गोल ईंटों, वृत्ताकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं चरहुदड़ों से, और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। प्रश्न 4 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए। घोड़े के अवशेष जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम जो मटेरियल आपको दे रहे हैं 100% बेहतरीन रहेगा, जबरदस्त रहेगा। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 999 रुपए कोर्स में, ठीक है। व्याख्या लीजिएगा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय पुरा स्थल है, ठीक है। अब देखिए सुरकोटदा कहाँ है? सुरकोटदा क्या है? सुरकोटदा जो बंदरगाह स्थल है गुजरात में है। गुजरात के किस जिला में है यह भी ध्यान रखना होगा, कच्छ जिला में है, ठीक है। यहाँ से घोड़े के, अब सुरकोटदा के बारे में यह जान लें, सुरकोटदा में बंदरगाह है, ठीक है, और सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। देखिए कहीं कहीं लेकिन लोग ज्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। देखिए मोहनजोदड़ो में भी घोड़े के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो में घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं। रानागुंडई में घोड़े के दांत मिले हुए हैं, ठीक है। बनावली में खिलौना मिला है, घोड़े का खिलौना मिला है, ठीक है। ये सब साक्ष्य मिले हुए हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थल देखिए, आमरी से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, आमरी स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे है। आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोग जानते हैं, बार बार आता है प्रश्न। अब रोपड़ में क्या मिला है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है रोपड़, जो आपका कहाँ पड़ेगा? पंजाब में पड़ेगा।
पंजाब में पड़ेगा, सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ से एक कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया है। रोपड़ में एक कब्रिस्तान मिला हुआ है जिसमें एक मनुष्य को दफनाया गया है और उसके साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया गया है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। रोपड़ संबंधित 3 फैक्ट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। रोपड़ में क्या मिला है? कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया है। ठीक है। सुरकोटदा, वही सुरकोटदा, उसी सुरकोटदा की बात कर रहा हूं जहां बंदरगाह है, वही सुरकोटदा जो गुजरात के कच्छ में है, वही सुरकोटदा जो जहां से घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं। और उसी सुरकोटदा से क्या मिला है? एंटीमनी की छड़ मिली है। एंटीमनी धातु की एक छड़ भी प्राप्त हुई है, इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए सुरकोटदा की खोज कब हुई थी? वह सुरकोटदा जो इतना इंपॉर्टेंट रहा, इसकी खोज हुआ था 1964 में। किसने खोज किया था? जगपति जोशी ने खोज किया था, जगपति जोशी जी ने खोज किया था। ठीक है, अब आप सोचिए एक प्रश्न में आपके कितने ज्यादा फैक्ट आप लोग के लिए कलेक्ट हो रहे हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ऐसे में 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज में दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। अगर टेस्ट सीरीज ही अगर आप देख लिए तो आपका बेहतरीन जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा मैं नोट्स भी आप लोग को दूंगा, नोट्स का भी लेक्चर्स वीडियो कराऊंगा और उसका नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, हमारा यह जो क्लास है स्टेट के लिए है, लेकिन आने विगत अन्य सहगामी जो भर्तियां हैं उसमें भी यह काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। पीजीटी हिस्ट्री में भी यह काफी एलिजिबल रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न 5 देखिएगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है। तो कालीबंगन जो है वह राजस्थान में, भाई राजस्थान में कालीबंगा है। और राजस्थान के किस जगह पे है कालीबंगा? हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में कालीबंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिएगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन व ऐतिहासिक पुरास्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हुए हैं। कालीबंगा एक छोटा राज्य था जहाँ एक दुर्ग मिला है प्राचीन। देखिए अब कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, एक छोटा नगर है और कालीबंगा से क्या मिला? दुर्ग मिला। दुर्ग तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थलों में है दुर्ग। ठीक है, दुर्ग जो रहता था वही, जैसे मान लीजिए नगर है तो नगर के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग पर क्या रहता था? दुर्ग रहता था। दुर्ग जो रहता था नगर के पश्चिमी भाग पर रहता था, जो ऊंचा उठा हुआ भाग था, ऐसे था। ठीक है, अब देखिए कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है। तो प्राचीन दृश्यदती, देखिए घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम क्या है? दृश्यदती नाम है। ठीक है, तो कंफ्यूज, अगर घग्गर नाम नहीं रहेगा दृश्यदती रहेगा तो दृश्यदती कर दीजिएगा, क्योंकि घग्गर का ही प्राचीन नाम दृश्यदती है। तो कालीबंगा प्राचीन दृश्यदती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कालीबंगा जो है वह प्राक हड़प्पा के साथ मिले हैं। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं उससे भी पुराना अगर कोई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है तो वह है कालीबंगा। इसीलिए एक प्रश्न यह भी बनता है कि कालीबंगा में प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तो यही कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी। कालीबंगा 4000 बीसी से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है, 4000 बीसी से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल है उसमें सबसे प्राचीन स्थल है वह कालीबंगा है। कालीबंगा की खोज कब हुआ था? 1952 में खोज हुआ था कालीबंगा का। और किसने किया था? अमलानंद घोष जी ने किया था। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, खोज किया था केवल। देखिए खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में फर्क है और यही आप लोग मात खा जाते हैं। कालीबंगा की खोज 1952 में 1952 में हुआ था। किसने किया था? तो अमलानंद घोष जी ने किया था। उत्खनन कार्य किसने करवाया? 1954 में खोज किया था। उत्खनन कार्य जो हुआ था 1960 से 69 के बीच में हुआ था। किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। अमलानंद घोष ने खोज किया था। दोनों में फर्क है। बीबी लाल और बीके थापर दोनों लोगों का नाम बीबी से शुरुआत होता है। ठीक है, बीबी लाल को ब्रजवासी लाल भी कहते हैं, ब्रजवासी लाल और बीके थापर। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? 4 ऑप्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जानते हैं। देखिए हड़प्पा काल की मुद्राओं में किसका उपयोग किया गया है मुद्रा बनाने में? सेलखड़ी का, कांसा का, तांबा का, लोहा का। तो यह जो आपका है सेलखड़ी का प्रयोग किया गया हड़प्पा काल की मुद्रा बनाने में। देखिए कहीं कहीं स्टेटाइट भी आ जाएगा। स्टेटाइट जो है यह इसका इंग्लिश नाम है। स्टेटाइट का मतलब क्या होता है? सेलखड़ी होता है। अगर मान लीजिए सेलखड़ी न रहे ऑप्शन में, स्टेटाइट रहे,
इसमें स्टेटाइट रहे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भैया स्टेटाइट तो हम नहीं पढ़े थे, स्टेटाइट भी है क्या? नहीं, स्टेटाइट नहीं होगा, हो सकता है कांसा होगा, कांसा आप कर देंगे तुरंत, ठीक है, क्योंकि हड़प्पाकालीन जो सभ्यता थी कांस्ययुगीन थी, ऐसे कर देंगे। लेकिन आप जान लीजिए स्टेटाइट का मतलब क्या होता है, सेलखड़ी ही होता है, सेलखड़ी को ही इंग्लिश में स्टेटाइट कहते हैं। तो जितना भी हड़प्पा काल की मुद्राएं मिली हैं वह स्टेटाइट की बनी हुई थी। हड़प्पा काल की मुहरें क्या थी? हड़प्पा काल की जो मुहरें थी क्या थी? त्रिभुजाकार थी, आयताकार थी, वर्गाकार थी, वृत्ताकार थी। हड़प्पा काल की ज्यादातर मुहरें कई डिजाइन में थी, लेकिन ज्यादातर मुहरें क्या थी? हड़प्पा काल की ज्यादातर मुहरें वर्गाकार थी और सेलखड़ी की बनी हुई थी। आकार क्या था? वर्गाकार था और यह सेलखड़ी की बनी हुई थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में, अब देखिए मुहरें जो थी ना उस पर कई सारे डिजाइन होता था, कई सारा पशु पक्षी या कई सारा डिजाइन बना होता था। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में अगर किसी की आकृति मिली है तो एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है, मतलब एक ऐसा पशु मिला हुआ है जिसका एक ही सिंह है, एक श्रृंगी मतलब एक सिंह वाला पशु की आकृति मिली हुई है हड़प्पा काल की सर्वाधिक मोहरों पर, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। और मोहरें किसकी बनी है? वो सेलखड़ी की बनी है। मोहरें ज्यादातर मोहरें जो है किस आकार में है? वर्गाकार है और एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्य निर्मित नर्तकी की जो मूर्ति है सिंधु घाटी सभ्यता की अद्भुत देन है और यह जो मिली है यह मोहनजोदड़ो से मिली है। जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में, अब देखिए सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं जिसे टेराकोटा कहते हैं। आग में देखिए जो मूर्ति, टेराकोटा का मतलब क्या है? टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनी हुई कोई चीज, मिट्टी से बनी हुई कोई कलाकृति जिसको टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी से बनी हुई कोई कलाकृति जिसे टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। तो आग में पकी हुई टेराकोटा कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत भारी मात्रा में मिला हुआ है आग से पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, मैं ज्यादा डेफिनेशन देने लग रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? तो कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, ये आप जानते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण, देखिए वही हम बताया कि लिपि को न पढ़े जा सकने के कारण इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीय कांस्य युग की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विशिष्ट पद्धति के आधार पर 2500 बीसी विद्यमान मानी जाती है। 2350 से 1750 बीसी यह ज्यादा सर्वमान्य तिथि है और इसे कांस्य युग के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न 8 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यापार है, पशुपालन है, शिकार है, कृषि है? क्या है भैया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वह कृषि है। विकल्प डी, हालांकि वह ज्यादा व्यापार करते थे लेकिन वह कृषि ही मुख्य व्यवसाय माना जाएगा। और ये जो कृषि करते थे वो कैसी कृषि वो जो करते थे वह व्यापारिक कृषि करते थे भैया, वाणिज्यिक कृषि करते थे, ठीक है। कृषि करते थे, उसको उत्पाद को बेचा करते थे, वाणिज्यिक कृषि बोला जाता है जब व्यापार की दृष्टि से कृषि किया जाता हो। लेकिन अब कृषि भी है, व्यापार भी है, तो इसे कृषि आप कर सकते हैं। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था। सिंधु घाटी सभ्यता में किसानों व्यापारियों का प्रभुत्व था जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन रहती है, कृषि कहा जाए व्यापार कहा जाए, तो कृषि ही मुख्य रूप से कहा जाएगा, ठीक है, कि वाणिज्यिक कृषि करते थे। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी। फसल लिखा है, फसल होती थी, अनेक फसल की खेती होती थी। कुल हड़प्पा सभ्यता में देखिए 9 प्रकार के फसल हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। 9 प्रकार के फसलों की खेती से हड़प्पा वासी क्या थे? ज्ञानी थे। 9 प्रकार की फसलों के बारे में उनको जानकारी थी, उसकी खेती वह करते थे, जिसमें तरबूज था, खरबूज था, गेहूं था, जौ था, धान था, ऐसा बहुत सारा था। लेकिन इसमें गेहूं और जौ जो था वह प्रमुख रूप से हड़प्पा सभ्यता में इसकी खेती होती थी। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में मिला है। चावल की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही सीमित मात्रा में करते थे, ठीक है। केवल लोथल, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल और रंगपुर, यहाँ से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से और रंगपुर से। इसलिए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल जो है सीमित मात्रा में इसकी खेती होती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं, धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। हड़प्पा वासी जो थे मेसोपोटामिया में जाकर व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के लोग यहाँ आते थे, तो मतलब हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में क्या था? व्यापारिक संबंध था, ठीक है। चांदी का प्रयोग भारत में पहली बार अगर कहीं हुआ है तो हड़प्पा काल में हुआ है। देखिए हड़प्पा वासी सबसे पहले चांदी का प्रयोग किए थे, ठीक है। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मेहरगढ़ में सबसे पहले कपास की खेती की गई थी, ठीक है, बात आप जान लीजिए।
मेहरगढ़ में सबसे पहले कपास की खेती की गई थी। शतरंज, अब देखिए शतरंज की शुरुआत भी हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। देखिए मैंने बताया ना, कपास की खेती हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू किया गया था। तो कपास जब सिंधु मेसोपोटामिया में जाता था तो वहां के लोग इसे सिंडन कहते थे, क्योंकि यह कहां से आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से आ रहा है, सिंधु देश से आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते थे, सिंडन कहते थे, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे पैदा हो रहा है। ठीक है, इसलिए कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे, सिंडन कहा करते थे, इसका नाम ही पड़ गया था। ठीक है, अब प्रश्न 9 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजाति थे, क्या थे? तो आप जानते हैं कि हड़प्पा काल में जो सभ्यता क्या है, नगरीय सभ्यता है, शहरी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। गार्डन चाइल्ड की परिभाषा है ये, ध्यान रखिएगा। गार्डन चाइल्ड मानते हैं कि भारत का जो पहला नगरीकरण है वह हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है, हड़प्पा काल को प्रथम नगरीकरण की सभ्यता दी जाती है। द्वितीय नगरीकरण किसे कहा जाता है? अगर प्रथम नगरीकरण हड़प्पा काल है तो द्वितीय नगरीकरण जो है उसे द्वितीय नगरीकरण माना जाता है महाजनपद काल। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है जब चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशाम्बी जैसे 6 नगर प्रकाश में आए 600 BC में। ठीक है, तो पहली नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता। भारत में द्वितीय नगरीकरण किसे माना जाता है? गंगा नदी के किनारे 600 BC में जब चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशाम्बी जैसे 6 नगर उत्पन्न हुए। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। अच्छा, तृतीय नगरीकरण किसे कहा जाता है? तो तृतीय नगरीकरण आपका सल्तनत काल को माना जाएगा। ठीक है, वैदिक सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। यायावर खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है, मतलब कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में मनुष्य क्या रहता था? यायावर या खानाबदोश जैसा रहता था। ठीक है, शहर होने के लिए प्रथम शर्त क्या है? शहर होने के लिए प्रथम शर्त क्या होती है? शहर किसे कहते हैं? शहर उसे कहा जाता है जहां अधिकतम लगभग 75% लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, उसे शहर कहा जाता है। तो वही कह रहा, शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती से अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि, अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प, समृद्ध आंतरिक एवं बाह्य व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, तो आंतरिक एवं बाह्य व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से व्यापारिक थी, कृषि और वाणिज्य में लोगों का संबंध था। ठीक है, मेसोपोटामिया या बाकी मिस्र की सभ्यता उसे आदान प्रदान होता था। और पशुपालन भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। हस्तशिल्प में भी काफी योगदान था उनका। ठीक है, प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे या लकड़ी से बनाए जाते थे? ये आप जानते ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए गए हैं ज्यादातर, वह क्या किससे बनाए गए हैं? ईंट से बनाए गए हैं। ईंट से बनाए गए हैं भैया, पकी हुई ईंट थी। कच्ची ईंटों से या पक्की ईंटों से घर बनाए जाते थे, विशेषकर पक्की ईंटों के घर के साथ मिले हैं, पक्की ईंटों के घर बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर है मुख्यतः ईंटों से बनाए जाते थे। लकड़ी का प्रयोग भी घर बनाने के लिए होता था, लेकिन मुख्यतः क्या होता था? ईंटों के ही घर ज्यादातर बनाए जाते थे। 90% जो घर होते थे वो ईंटों के ही बनते थे। ईंट जो, अब देखिए ईंटें जो होती थी आग के द्वारा पकाया जाता था, पक्की ईंट कहा जाता था। और कभी कभी उस ईंटों को पकाया भी नहीं जाता, धूप में सुखा दिया जाता था, तो वैसे ही कड़ी हो जाती थी। ठीक है, वैसे ही कठोर हो जाती थी धूप में सूखकर। और कभी भी आग में पकाया भी जाता था। पक्की ईंट बोला जाता था, इसे कच्ची ईंट बोला जाता था। जो धूप में सूखी ईंट होती है उसे कच्ची ईंट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? पक्की ईंट बोलते हैं। ठीक है, ईंटों का अनुपात क्या था? देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं कोई भी क्वेश्चन में छोड़ नहीं रहा, ध्यान रखिएगा, बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। ईंटों का जो अनुपात था वो 4 संबंधी 2 संबंधी 1 था। ठीक है, ईंटों का अनुपात, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो रही है, 4 संबंधी 2 संबंधी 1 था। ठीक है, ईंटों का अनुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईंट का प्रयोग अनेक आकार के होते थे। वृत्ताकार ईंट भी होते थे, वर्गाकार भी होते थे, आयताकार भी होते थे। इस तरह की ईंटों का अनेक प्रकार के ईंटों का प्रयोग होता था। कच्ची ईंट भी होते थे, पक्की ईंट भी होते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग कहां से मिला है? कालीबंगा से। अलंकृत या नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगा से मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल जो है वो क्या है? मेरठ के हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे क्या है? सबसे पूर्वी पुरा स्थल है। ये किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर लीजिएगा। पूरा पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी केवल 999 के कोर्स में। जो भी लोग करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। देख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी बेजोड़ तरीके से पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को मिल रहा है। अगर आप लोग 100% हिस्ट्री रिसर्च पार्ट को फॉलो करते हैं, हिस्ट्री रिसर्च पार्ट को देखते हैं, तो आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद आप लोग को।